हेलो। 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 यस सर, आवाज नहीं जा रही है। आवाज आ रही आवाज है? आ रही है हमारी? यस सर। ठीक। ठीक। देखिए। जनसंख्या जनसंख्या और जनसंख्या जनसंख्या और जीवन की। हेलो। हेलो। जनसंख्या और हेलो। सर आपकी आवाज गूंज रही है। गूंज रही है। आप सही हुई? आप सही हुई? हेलो। हेलो। नहीं सर, थोड़ा सा और वाइब्रेट ऐसा आ रहा है। अब अभी ठीक है। ठीक है ना? हाँ, चलिए। हाँ सर। जनसंख्या और जीवन की गुणवत्ता, ये हम लोगों ने पहला पढ़ा था, एक पार्ट पढ़ लिया था और ये दूसरा पार्ट। ठीक है, ओके सर। पहला पार्ट हमने उस दिन पढ़ा था और इसके बाद का हिस्सा ये। देखिए, जनसंख्या और स्वास्थ्य। किसी भी देश की जीवन की गुणवत्ता का स्तर क्या होता है? स्वास्थ्य से प्रभावित होता है। अगर देश के नागरिक स्वस्थ हैं तो देश की आर्थिक उन्नति भी होगी और देश आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, जनसंख्या के आकार और संरचना में वितरण में स्वस्थ स्तर का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसी भी राष्ट्र की बहुमुखी विकास के लिए जरूरी है क्या हो? भारत के देश, जैसे भारत एक देश है तो यहाँ के नागरिक क्या हो? स्वस्थ हो। कहा गया है और एक कहावत भी है पुराने समय की, कि स्वस्थ मन में क्या, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है, या स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। छात्रों के मानसिक विकास का जितना महत्व है उतना ही क्या है? शारीरिक विकास का भी। अच्छा स्वस्थ जीवन ही सफलता का रहस्य है। अच्छे स्वास्थ्य पर सामाजिक आर्थिक उन्नति का भी प्रभाव पड़ता है। जिस देश के लोग ज्यादा स्वस्थ होते हैं या ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ अस्पताल या इन सब की सुविधाएं ज्यादा हैं, वहाँ आर्थिक उन्नति ज्यादा होती है। इस समय वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि भारत में कोविड में क्या हुआ? भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हुई? पूरी तरह से चरमरा गई। पूरी तरह से चरमरा गई। लोग अस्पतालों में जगह नहीं, ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, इसका असर क्या पड़ेगा? हमारी आर्थिक उन्नति पे पड़ेगा। आपने देखा कि पिछले एक साल से भारत की क्या है? विकास दर माइनस में जा रही है। मतलब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हमारा आर्थिक विकास नहीं हो रहा। तो जिस देश के व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक रूप से स्वस्थ होंगे वही देश उन्नति कर सकता है। और इस समय भारत में क्या है? ना तो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ना मानसिक रूप से, और जब इन दोनों से नहीं होंगे तो नैतिक रूप से भी अस्वस्थ हो जाए। वह देश सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है जहां पर ये लोग शारीरिक, मानसिक या नैतिक रूप से समृद्ध होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? सिर्फ निरोगी होने से नहीं है, शरीर की अंगों का स्वस्थ विकास से भी। ये जरूरी नहीं
कि हर आदमी स्वस्थ है, भले ही वो अगर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रहा है। जैसे इंसान कि भारत का जो नागरिक है वो 5 फीट औसतन लंबे होते हैं। अगर भारत के सभी नागरिक 5 फीट लंबे नहीं है, जैसे सपोज करिए कोई 3.5 फीट का है, कोई 4 फीट का है, कोई 4.5 फीट का है, तो भाई आपका स्वास्थ्य विकास सही नहीं है, भले ही आप पूर्ण रूप से स्वस्थ। तो स्वस्थ व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ समाज व राष्ट्र दोनों के लिए ही आवश्यक है। आगे देखिए, स्वास्थ्य अर्थ और परिभाषा। स्वास्थ्य शब्द हेल्थ शब्द का क्या है? हिंदी रूपांतरण। और हेल्थ किससे बना है? हेली से। तो हेली शब्द को पर्यायवाची के रूप में देखा जाता है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नचित होना, यानी हैप्पीनेस। यानी जो आदमी हैप्पी है वो क्या है? हेल्थी है। दूसरे शब्दों में अंग्रेजी शब्द में हेल्थ जो है स्वस्थता की दशा है, मतलब कंडीशन ऑफ बीइंग हेल्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अभिप्राय होगा सुरक्षा तथा निरोगता से। व्यक्ति सुरक्षित है और निरोगी है। निरोगी माने जो बीमार नहीं। हेल्थ का अर्थ होता है निरोग या प्रसन्नचित रहना। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि स्वस्थ का अच्छा होना हमारे प्रसन्नचित का प्रतीक है। यानी हम स्वस्थ का, जब हम प्रसन्नचित है तो हम स्वस्थ, ठीक है। अगर हम खुश हैं, हैप्पी हैं, तो हम क्या है? स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य उस दशा का नाम है जिसके द्वारा शरीर तथा मस्तिष्क के समस्त कार्य सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं। स्वास्थ्य क्या है? अगर हम डेली का वर्क जो हमारा है शारीरिक रूप से सही ढंग से अगर पढ़ सकते हैं, सही काम कर सकते हैं, तो हमारा मस्तिष्क भी सुचारू रूप से काम कर रहा हो तो हम स्वस्थ। तो स्वास्थ्य की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दी है, जिसमें JF विलियम्स की परिभाषा है कि स्वास्थ्य जो है जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक सुखी ढंग से जीवित रहने या सर्वोच्च रूप से सेवा करने योग्य बनाता है। यानी हेल्थ इज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ which enable to individual to give most and serve best। most माने सबसे अधिक, और सर्व बेस्ट माने अच्छी तरीके से जो सेवा दे सके। WS गीगर की परिभाषा है कि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी आदर्श है शारीरिक स्वस्थ हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति हो रही हो, और ना ही वो बीमारी हो, ना विकलांग हो, मतलब विकलांगता से मुक्ति हो। अगर कोई व्यक्ति इन सब गुणों से बचा हुआ है तो वो स्वस्थ है, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति हो रही हो, बीमार ना होता हो, और किसी भी तरह की विकलांगता ना हो, यानी ऐसे सुनने की क्षमता कम हो, छूने की क्षमता कम हो, त्वचा से चीजों को महसूस ना कर पा रहा हो, तो इस तरह की विकलांगता ना हो। One is ideal of health should be highest realization of a physical, mental, spiritual possibility rather than more freedom from the diseases and discomfort। देखिए, बैन जॉनसन के अनुसार हे स्वस्थ, तुम अमीरों के लिए वरदान हो और गरीबों के लिए अधिनायक। जो कोई भी इसे कम पैसे में खरीद सकता है और इसके बिना इस संसार में कोई भी मनोरंजन नहीं कर सकता। कहने का क्या मतलब है? जैन जॉनसन की परिभाषा अपने आप में वो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या है? अगर अमीरों के अंदर जनरली स्वास्थ्य नहीं पाया जाता, ज्यादातर अमीरों को आप देखेंगे तो वो बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर स्वास्थ्य अमीरों के पास है तो उनके लिए वरदान है, क्योंकि जनरली अमीर आदमी क्या होते हैं? स्वस्थ नहीं होते। अगर गरीबों के लिए है तो वो अधिनायक हो जाएगा, अपने आप में परिपूर्ण हो जाएगा। गरीब व्यक्ति ज्यादातर बीमार है, ठीक है। तो कोई भी इसे कम पैसे में खरीद सकता है। स्वास्थ्य कोई वैसी चीज नहीं बहुत महंगी है। अगर हम संयमित जीवन जिए, अगर पोषक आहार ले रहे हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बिना संसार में कोई मनोरंजन नहीं कर सकता। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट भी नहीं कर सकते, किसी चीज को समझ भी नहीं सकते। आगे, स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व क्या है? स्वास्थ्य अकेले में नहीं रह सकता, किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जैसे समाज में जिसमें हम रहते हैं उसमें अकेले नहीं रह सकते, के कारक अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया करते हैं स्वास्थ्य को बढ़ावा अथवा से आघात पहुंचा सकते हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य संपूर्ण समाज ऐसी बहुत सी अंतःक्रियाओं का परिणाम होता है। स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य किसी एक चीज पे नहीं, किन किन चीजों पर निर्भर करता है? अनुवांशिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी क्या मतलब है? एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में जाना। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो स्वस्थ माँ बाप होते हैं, जैसे जिनके माँ बाप दोनों ही स्वस्थ हैं, तो उनके बच्चों में सर अच्छा पाया जाता है। क्योंकि सर आप अपनी तरफ से बच्चों को म्यूट कर दीजिए। माइक साइलेंट, किसकी आवाज आ रही है? किसके माइक से? घर की आवाज आ रही है, बंद करिए माइक। इसके अभिभावक क्या होते हैं? गुणसूत्रों को निश्चित, मतलब जो माँ बाप के गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? माता पिता के गुणसूत्री बच्चों में जाते हैं। अगर माता स्वस्थ है तो बेटे भी क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। गुणसूत्रों की खराबी बहुत सारी बीमारियों को पैदा करती है। जैसे गुणसूत्र से होने वाली एक सिंपल बीमारी है कि खून का ना जमना।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें हीमोफीलिया बीमारी पाई जाती है, जो उसमें खून जमता नहीं है। वो होती क्यों है? गुणसूत्रों की गड़बड़ी से। ठीक है, इसी तरीके से ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, और जो रंग नहीं पहचानते, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये क्या है? अनुवांशिक बीमारी, हेरिडिटी है। इस तरीके से शुगर, टाइप 1 टाइप की जो शुगर है, टाइप ए शुगर, वो अनुवांशिक हेरिडिटी है। अगर माँ बाप के अंदर टाइप 1 शुगर है तो बेटे के अंदर भी टाइप 1 शुगर पाई जाएगी। ये फैक्ट है। तो गुणसूत्रों की खराबी बहुत सी बीमारियों को उत्पन्न करती है, जैसे सेल एनीमिया। स्किल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है, एनीमिया पाया जाता है, किसी माँ बाप को एनीमिया, हीमोफीलिया अभी हमने बताया, जिसमें खून जमता नहीं। अतः कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की रचना पर निर्भर करती है। फिर दूसरी चीज है इन्वायरमेंट, यानी हिप्पोक्रेटस पहला विचारक है जिसने बताया कि बीमारियों को वातावरण से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे भारत में देखिए, भारत में कोविड इस समय तेजी से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत, हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही गंदा है, हम इतनी सफाई नहीं रखते, इस वजह से है ना। फिर मौसम का भी बहुत योगदान होता है किसी बीमारी को फैलने के लिए या रोकने ये के लिए। प्रिंस कुमार कौन है? इसमें बहुत आवाज आ रही हाई है। टेम्परेचर पे क्या होता है, 100 डिग्री के बाद जो है, अगर उससे हाई टेम्परेचर हुआ तो कोविड जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जिन देशों में ठंडा मौसम पाया जाता है वहाँ कोविड ज्यादा असर सर बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। क्या सर डिस्टरबेंस हो रही है। तो ये आप लोग की सर तरफ म्यूट से कर डिस्टरबेंस हो रही है दीजिए। सर। किसी का सर माइक ऑन है आप लोगों में से? ठीक है, आप सर लोग प्रिंस कुमार आई थिंक सर ये उनका म्यूट कराइए। प्रिंस कुमार है, उन्हीं का है। किसका? वहीं से आवाज आ भी रही है सर। नहीं तो आप लोग अपना माइक बंद करिए ना। हम यहाँ से सबका माइक बंद करेंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, सर आप ऑफ म्यूट कर सकते हैं सारे बच्चों का, उसमें ऑप्शन होगा। करेंगे तो अगर बच्चे बोलना चाहेंगे तो बोलना चाहेंगे तो फिर से अनम्यूट करके बोल वही सकते वही हैं। वही दिक्कत है ना, हम बंद करेंगे सबका बंद हो जाएगा परमानेंटली। सर जिसको बोलना होगा वो अनम्यूट करके बोल सकता है, आप उस हाँ तो सबको म्यूट कर वो दीजिए अपनी उसी तरफ से। तरीके से म्यूट भी कर सकता है ना, वो अपने, उसकी नैतिकता है, उसको म्यूट कर देना चाहिए, उसके घर की आवाज आ रही है। हाँ बट उनको पता ही नहीं है, वो शॉप पे बैठे हुए, आई थिंक वो म्यूट नहीं कर रहे उनका वीडियो भी हैं। ऑन है और यस वीडियो भी सर। ऑफ कर देना चाहिए और माइक भी बंद करना चाहिए। ठीक है, देखिए, उनको ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। हाँ, वीडियो ऑन रखने से तो बैंडविड्थ बैठ जाएगी, बैंडविड्थ बैठेगी तो आप लोगों को जाएगी नहीं आवाज, हमारी स्पष्ट नहीं जाएगी, क्योंकि हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिसका बंद यस सर। कर रहे हैं। ठीक है, और किसी का देखते हैं किसका किसका ऑन है। सबका माइक तो बंद ही है। ठीक है, चलिए देखिए, तो वातावरण, हिप्पोक्रेटस जो था वो पहला विचारक था जिसने कहा बीमारियों का वातावरण से असर पड़ता है। जैसे हमने बताया नहीं, कुछ देशों में जैसे टेम्परेचर जहाँ लो है वहाँ कोरोना का संक्रमण ज्यादा था। जिन देशों में टेम्परेचर बहुत हाई, मतलब कितना हाई होना चाहिए था, 100 डिग्री से ऊपर, तो 100 डिग्री से ऊपर पूरे हिंदुस्तान, मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं टेम्परेचर नहीं जाता, 56 57 तक जाता है वर्ल्ड में टेम्परेचर। तो अगर इससे ऊपर का टेम्परेचर पाया जाता तो शायद ये बीमारी नहीं फैलती। लेकिन ये बीमारी फैलने के लिए, इसके लिए मुफीद टेम्परेचर है पूरी दुनिया में, 100 हो ही नहीं सकता किसी देश का, तो 100 टेम्परेचर होगा नहीं और ये बीमारी फैलती रहेगी। यानी इन्वायरमेंट क्या करता है, आदमी को बीमार भी करता है और अच्छा भी करता है। तो जल, भोजन, हवा, जैसे अब ये कहा जा रहा है कि गोरखपुर शहर, जैसे अगर गोरखपुर शहर कोई ले ले तो पूरे शहर का जल पीने लायक नहीं, जमीन के नीचे का पानी भारत पूरे गोरखपुर का पीने लायक नहीं, इतना इन्फेक्टेड है कि उससे कैंसर तक हो सकता है, इतना फ्लोराइड पाया जाता है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट ही हमको बीमार करता है, जल, भोजन, हवा, ये सब प्रदूषित हो चुकी है। कोरोना फैलने का सबसे बड़ा कारण हवा है। वायु, वातावरण इन चीजों से बना हुआ है, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, जन्म के बाद संपर्क में आता है और इनसे जो है क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। तो शारीरिक घटक, जैव वैज्ञानिक घटक, मानसिक सामाजिक घटक, ये वातावरण के हिस्से हैं। कौन कौन से? शारीरिक घटक, जैव वैज्ञानिक घटक और मानसिक और सामाजिक घटक। ये सभी अथवा कोई एक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मतलब इन तीनों में से कोई एक या इसमें से सभी के सभी मिलके हमारे व्यक्ति के क्या स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर हमारा शरीर सही ढंग से नहीं काम कर रहा तो हम बीमार होंगे, हैं। अगर हमारे हेरिडिटिकल, मतलब कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है तो भी हम सही ढंग से नहीं रह सकते। मानसिक रूप से अगर हम अस्वस्थ हैं तो भी हम सही ढंग से विकास नहीं कर सकते। अब हमारी लाइफ स्टाइल भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और उसके लिए। जीवन पद्धति, मतलब कहते हैं ना कि जो लोग बहुत लेट तक सोते हैं या बहुत लेट तक काम करते हैं, तो इसका असर भी हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है।
अगर हम बहुत लेट तक सो रहे हैं या बहुत लेट तक काम कर रहे हैं तो हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, हमारा पाचन तंत्र बेकार हो सकता है, हम आगे चल के डायबिटिक या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं। तो सही ढंग पे सही समय पे खाना और खाने के 2 घंटे बाद सोना, ठीक है? ये सब क्या है, हमारी लाइफस्टाइल में होना चाहिए। अगर हम लाइफस्टाइल हमारी सही नहीं है तो आगे चल के हम बहुत सारी बीमारियों को जन्म देंगे। अभी तो हम यंग हैं, तो हमारे अंदर बीमारियां नहीं उभरती, लेकिन यही हमारी आदतें क्या होगी, आगे चल के हमको बहुत सारी बीमारियां दे देंगी। ठीक है? तो लाइफस्टाइल हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम बीमार ना पड़े आगे चल। सामाजिक मूल्य, व्यवहारों, गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वस्थ जीवन पद्धति स्वास्थ्य की ज़रूरत है। यानी अगर हम अच्छी जीवन शैली है हमारी, तो हम आगे चल के भी स्वस्थ रहेंगे और अभी भी स्वस्थ रहेंगे। पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त नींद लें। नींद कितने घंटे की होनी चाहिए? कम से कम 8 घंटे या 6 तो होनी ही चाहिए। 6 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए 24 घंटे में, और 8 घंटे की नींद है तो ज़्यादा अच्छी। पर्याप्त नींद होनी चाहिए, शारीरिक गतिविधियाँ आपकी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादातर बैठ के काम करते हो या लेटे रहते हो या सोए रहते हो। कम से कम फिजिकल वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क होना चाहिए। स्वास्थ्य में प्रत्येक जीवन पद्धति इसे निश्चित करने वाले कारक दोनों ही चीजें शामिल हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य समस्याओं को विशेषकर विकासशील देशों में परिवर्तित जीवन पद्धति के साथ जोड़ा गया है। अब मतलब विकासशील देश जैसे भारत जैसे देश हैं, पाकिस्तान है, नेपाल है, ये सब विकासशील डेवलपमेंट में हैं, अभी डेवलप्ड नहीं हुए। इनमें बीमारी का बढ़ना, स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना हमारी जीवन पद्धति की देन है। ठीक है? हमारी जीवन पद्धति गड़बड़ हो रही है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां परंपरागत जीवन पद्धति अभी भी जारी है, स्वास्थ्य व्यवस्था की कमी की वजह से बीमारियों के खतरे से मृत्यु, अमानवीय आदतें, परंपरा का परिणाम। अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य जीवन पद्धति को अपनाना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे देश में धार्मिक परंपरा है, व्रत रहते हैं। अगर मान लीजिए आप डायबिटिक हैं और आप व्रत रहते हैं, तो आप अपनी जान का खतरा मोल लेते हैं। ठीक है? बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें खाना खाना बहुत ही जरूरी है, लेकिन लोग व्रत रहते हैं, अपनी धार्मिक उसको पालन करते हैं और आगे चल के बीमार होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाया जाना बहुत ही आवश्यक है। सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी सोशियो इकोनॉमिक पोजीशन, सामाजिक आर्थिक पोजीशन भी जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि जिनके पास पर्याप्त पैसा है वो लोग हर पौष्टिक आहार खरीद लेते हैं और क्रय करके खा लेते हैं। जो गरीब है उसके पौष्टिक आहार मिल नहीं पाते, वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो आर्थिक स्तर क्या करता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं। व्यक्ति के क्रय करने की क्षमता, परचेजिंग पावर कब ज्यादा होगी? जब आपके पास आय ज्यादा होगी। रहन सहन का स्तर कब सुधरेगा? जब आपके पास पैसा होगा। जीवन की गुणवत्ता, परिवार का आकार, जैसे जिनके परिवार में बहुत ज्यादा मेंबर हैं तो उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उनकी अर्निंग कम है। गुणवत्ता कब सुधरेगी? आपकी जीवन की लाइफ गुणवत्ता तब सुधर सकती जब आपके पास पैसे ज्यादा हो। तो स्वास्थ्य की देखरेख के लिए आर्थिक स्तर का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। परंतु एक विडंबना यह भी है कि उच्च स्तरीय जीवन स्तर भी बीमारियों को बढ़ावा देता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के पास पर्याप्त पैसा, वो इतना खाने लगे कि फैटी हो गए। उससे फैट फैट बढ़ने से क्या हुआ? उनके हार्ट फेल होना, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियों को भी जन्म देता है पैसा। पैसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदा ही करता है, नुकसान भी करता है। फिर आती है बात शिक्षा की। शिक्षा भी स्वास्थ्य देखरेख व स्तर को प्रभावित करने के लिए विशेषकर महिलाओं की शिक्षा बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कहते हैं कि एक महिला अगर शिक्षित हो तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ठीक है? तो महिला शिक्षा सबसे आवश्यक। अध्ययनों से यह पता चला कि शिक्षा कुछ हद तक स्वास्थ्य और गरीबी के प्रभाव को कम कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसके पास कोई स्किल है, वो पैसा कमा सकता है और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। इसके अलावा जो व्यक्ति शिक्षित है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो स्वस्थ आदतें अपना सकता है, बीमारियों से अवेयर रह सकता है, अपने परिवार को बचा सकता है बीमारियों से और अपने आप को बचा सकता है। भारत में तो 81 की जनगणना के अनुसार केरल ही सिर्फ एकमात्र ऐसा राज्य था यहाँ मृत्यु दर 29 थी और संपूर्ण भारत में क्या थी? 104 थी। माने 1000 पे 104 लोग मर रहे थे भारत में। सिर्फ केरल ही एक ऐसा राज्य था जिसमें शिशु मृत्यु दर जो है सिर्फ 29 बच्चों की थी। मतलब 1000 में जितने बच्चे जन्म लेते थे सिर्फ 29 बच्चे मरते थे और भारत में 104। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं केरल की बहुत ज्यादा डेवलप थी, वहाँ के लोग शिक्षित थे, इसलिए वहाँ पर बच्चों की मृत्यु दर सिर्फ 29 थी और पूरे भारत में 104 लोग मर रहे थे 1000 में से। मतलब सिर्फ 996 लोग ही जिंदा पर मतलब बच्चे बच रहे थे। तो संपूर्ण 896। तो व्यवसाय, प्रोफेशन, बेरोजगारी, बीमारी व मृत्यु को बढ़ावा देती है। अगर हमने ये भी देखा है कि इस समय कोरोना में, पिछली बार जब कोरोना आया था तो बहुत लोगों ने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि उनकी नौकरी चली गई। यानी बेरोजगारी क्या कर रही थी?
लोगों को बीमारी और मृत्यु की तरफ बढ़ावा दे रही थी। अधिकांश कार्य हानि आय का स्तर प्रभावित नहीं करती, अपितु एक सामाजिक और मानसिक आघात भी पहुंचाती। ठीक है, आगे देखिए। राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। जिन देशों में आपने देखा होगा कि जहाँ की सरकारें स्थायी नहीं है या सही ढंग से काम नहीं कर रही, जैसे आप पाकिस्तान को ले लीजिए, तो पाकिस्तान में जो सरकार है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो समय समय पे क्या होती है, डिस्टर्ब होती रहती है। वहाँ की सेना कभी भी अधिकार कर लेती है, राजनीति को कैबेज कर लेती है, और सरकार भी सेना के उस आदेश पे ही चलती है, तो वो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं और भी बेकार है पाकिस्तान। स्वास्थ्य राज्य की राजनीतिक व्यवस्था से भी प्रभावित संबंधित। प्राय स्वास्थ्य तकनीकों को परिवर्तित करने के मार्ग में मुख्य बाधा तकनीक की अपेक्षित राजनीति भी है। आपने एक देश का नाम सुना होगा, स्वीडन। स्वीडन एकमात्र देश ऐसा है जिसने अपनी स्वास्थ्य को पॉलिटिक्स से अलग कर रखा है। उनका जो स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट है वो सरकार ने पब्लिक को दे रखा है, वो सिर्फ पैसा प्रोवाइड करती है, सारे निर्णय पब्लिक खुद लेती है स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में। तो ऐसे देश बहुत कम है दुनिया में, ठीक है, जहाँ इस तरह की व्यवस्था हो, जहाँ पे राजनीति स्थायी नहीं है, राजनीतिक उठापटक है, एक दूसरों पे आरोप लगाना। जैसे भारत जैसे देश जहाँ बहुपार्टी सिस्टम है, एक पार्टी का शासन किसी राज्य में, दूसरी पार्टी का शासन कहीं है, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि सब केंद्र सरकार ऑक्सीजन नहीं दे रही, मरीज मर जा रहे हैं, दवाइयां नहीं आ रही, वैक्सीन नहीं आ रही। तो ये राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम का देन है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम सही से होता, सब लोग मिलकर काम करते, कोऑर्डिनेशन से काम करते, तो इतनी मौतें नहीं होती। साधनों के बंटवारे, मैन पावर नीति है, किस तरीके से हमने पब्लिक को यूज करना है, सही ढंग से कोऑर्डिनेशन ना होने से अब कहीं कहीं ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ज्यादा है भारत में, लेकिन वहाँ उतने मरीज नहीं, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, महाराष्ट्र को ले लीजिए, दिल्ली को ले लीजिए, इन राज्यों में भयंकर जनसंख्या, हिंदुस्तान की सबसे अधिक जनसंख्या तो अपने राज्य में, और उतना ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं। और कर्नाटक को ले लीजिए, इन सब देशों में जहाँ पर प्रदेशों में हमारे फैक्ट्री और प्लांट हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन जनरेट होती है, वहां से हम ऑक्सीजन ला सकते हैं, क्योंकि वहां उतनी आबादी नहीं है, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से सही समय पर ऑक्सीजन नहीं आ पा रही। ये राजनीतिक व्यवस्था से, राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम का फेलियर है। इसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं को असर पड़ता है। सामुदायिक स्वास्थ्य, राजनीति भी बहुत ज्यादा असर डालती है। फिर आती है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विस। तो जिस देश में हेल्थ सर्विसेज स्ट्रांग होती है, जैसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि जितनी आबादी है उस हिसाब से अस्पतालों में सुविधा है। भारत में तो इतनी बुरी हालत है कि एडमिट करने के लिए अस्पताल नहीं, लोग बाहर हैं। तो स्वास्थ्य सेवाओं का लक्ष्य क्या होता है? स्वास्थ्य स्तर को सुधारना, पारिवारिक स्वास्थ्य कल्याण सेवाएं, व्यक्तिगत सामुदायिक सेवाएं। तो इनको क्या करना है? इनकी श्रृंखला बनानी, इनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है, जोड़ना है। ये सेवाएं बीमारी के इलाज, बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु है। आप अगर विश्वास न करें तो भारत में मेडिकल शिक्षा को देख लीजिए, तो हमारी जो मेडिकल शिक्षा है, पूरी शिक्षा जितनी भी तरह की शिक्षा है, उसका मात्र 3% ही जो है मेडिकल शिक्षा। मतलब हम आज भी मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे पाए, उतने डॉक्टर नहीं तैयार कर पाते हम इस देश में जितने लड़के बायोलॉजी पढ़ते हैं। और उसकी वजह से क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ इस समय चरमराई हुई। अगर हम अच्छी तरीके से पर्याप्त संख्या में डॉक्टर पैदा करते या मेडिकल की पढ़ाई को बढ़ावा देते, तो आज इतनी बुरी हालत देश की नहीं होती। बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते। स्वच्छ जल अगर दे पाते, स्वच्छ जल का प्रबंध ही नहीं है भारत में। बहुत सारे प्रदेश, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ सरकारें क्या हुई, अपनी जनता को स्वच्छ जल तक उपलब्ध नहीं करा पाती। तो बीमारियों के फैलाव में, अब उत्तर प्रदेश में एक बीमारी है गोरखपुर साइड में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है, यहाँ पे हेपेटाइटिस एक बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर। उसकी वजह से हर साल हजारों बच्चे विकलांग हो जाते हैं, सैकड़ों बच्चे मर जाते हैं मेडिकल कॉलेज में। तो ये बीमारी फैलने का मेन कारण क्या है? स्वच्छ जल की प्राप्ति ना होना या स्वच्छता पर ध्यान ना देना। ठीक है, तो इन बीमारियों को सिर्फ स्वच्छता रख के ही हम दूर कर सकते थे। कोई बीमारी, कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं थी। अगर हम स्वच्छ रहते तो ये बीमारियां नहीं फैलती। ठीक है, आज भी भारत ऐसी बीमारियों से जूझ रहा है जिन बीमारियों को हम आसानी से दूर कर सकते थे, सिर्फ अपनी आदतों में बदलाव कर, लेकिन हम आज भी उससे ग्रसित। फिर गर्भवती महिलाओं, बच्चों की देखरेख, बच्चों की माता की अस्वस्थता मृत्यु दर में कमी लाने में योगदान दे सकती है। यानी हम अगर जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी देखभाल अच्छे से कर दें, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, भारत का जो भविष्य है, जो बच्चा जन्म लेगा वो भी स्वस्थ होगा और देश भी स्वस्थ होगा। इस प्रकार यह कहा सकता है कि चिकित्सा लोगों के स्वास्थ्य के लिए अकेले उत्तर नहीं है। अन्य प्रयासों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं?
सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक माने पूरे समाज के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सके। अब देखिए भारत में स्वास्थ्य नीतियां या कार्यक्रम क्या क्या है, भारत में कहाँ कहाँ सरकार काम कर रही है स्वास्थ्य के लिए। तो भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। एड्स क्या होता है, कोई बताएगा? हेलो, चलिए कोई नहीं बताएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश में सभी राज्यों में राज्य एड्स नियंत्रण समितियों का गठन किया गया, ठीक है, जिससे एड्स को कंट्रोल किया जा सके। एड्स एक बीमारी है जो कि किसी को जिसको हो जाती, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होता है वो कभी ठीक नहीं होता, उसका कोई इलाज अभी तक नहीं खोजा गया, वर्ल्ड में कहीं भी इलाज नहीं है एड्स का। एड्स में होता क्या है, आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे इतनी डाउन हो जाती है कि आप छोटे छोटे संक्रमण से आपकी मृत्यु हो जाती है। छोटा सा घाव हो, छोटा सा फोड़ा, छोटा सा कट जाना, वो भी नहीं ठीक होता इंसान के शरीर में, इम्यूनिटी खराब होती है और वो किसी भी एक कारण से मर जाता है। लेकिन उसकी मेन कारण क्या होता है, एड्स का होता है। अगर उसको एड्स नहीं होता तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वो बच जाता है। आज के मतलब जो बीमारी है, कोरोना वाली बीमारी है, इसमें भी वही चीज हो रही है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप बच जाएंगे कोरोना से, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे। तो सेम कुछ मिलता जुलता एड्स के साथ भी है, ठीक है। लेकिन एड्स के हमको कारण मालूम है, उससे हम बच सकते हैं, लेकिन कोरोना के हमको कारण भी नहीं मालूम और उससे बच भी नहीं पा रहे। संशोधित अनुमान, देश में एचआईवी पीड़ितों की संख्या भारत में करीब करीब 20 से 31 लाख है। ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि 31 लाख हमारे पास एड्स पीड़ित। और इसके लिए क्या जरूरी है, रक्त सुरक्षा, एकीकृत परामर्श केंद्र, परीक्षण केंद्र, मतलब इन सब की स्थापना गवर्नमेंट करती है, ICTCC कहते हैं। माता पिता से बच्चों में एड्स ना जाए, इसकी रोकथाम करने में सरकार सक्षम है। आज विज्ञान इतना सक्षम है कि अगर माता पिता में से किसी को एड्स है तो हम उसके बच्चे को एड्स से बचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी कुछ नहीं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल लेप्रोसी, ठीक है। लेप्रोसी क्या है, एक बीमारी है जिससे शरीर पे क्या हो जाते हैं, दाग आ जाते हैं, सफेद सफेद या तक्के या दाग, जो दूर नहीं होते, मतलब जो स्किन का नेचुरल कलर होता है वो हट जाता है। तो इसके लिए सरकार कार्यक्रम चलाती है कुष्ठ रोग दूर करने के लिए। धीरे धीरे स्किन खराब हो जाती है तो वो घाव बन जाते हैं, तो इसके लिए सरकार समय समय पे मतलब अलग अलग अस्पताल बनाती है। हर सदर हॉस्पिटल में एक कुष्ठ रोग का अस्पताल होता है हर जिले में। तो 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया, 1983, ठीक है। 83-94 बढ़ा के 2003-4 तक सरकार ने इस पे काम किया। फिर NLEP को राज्य या जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत कर दिया गया कि मतलब हर जिले में कुष्ठ रोग का एक अस्पताल हो। 2001 और 2002 में सामान्य देखरेख प्रणाली के साथ साथ एकीकृत किया गया, मतलब सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे नियंत्रण रखती थी कि कुष्ठ रोग को रोका जा सके। व्यक्तियों में कलंक, क्योंकि जो ज्यादातर समाज क्या करता था कि जो कुष्ठ रोगी होता था उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, उसके साथ बैठना नहीं चाहता था, उसके यहाँ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। तो इसको सरकार ने कंट्रोल करने का काम किया। इसमें क्या है, बहुत सारी दवाइयाँ चलती हैं और कुछ रोगी तो 100% क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। कुष्ठ रोग नाइलाज बीमारी नहीं है आज की डेट में। तो मल्टी ड्रग जिसको कहते हैं MDT, इसमें कई सारी दवाएं चलाई जाती हैं और दवाएं चलाने के बाद इंसान पूर्ण रूप से सही हो जाता है। सभी केंद्र, प्राथमिक केंद्र, जितने भी गवर्नमेंट के सरकारी अस्पतालों, औषधालयों, सब में ये सब सुविधाएं उपलब्ध है। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है। तो क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, टीबी के अस्पताल जो जिनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। एक जमाने में ट्यूबरक्लोसिस इलाज बीमारी थी, हजारों लोग मर जाते थे ट्यूबरक्लोसिस से। तो भारत ने क्या किया, ट्यूबरक्लोसिस को दूर करने का काम किया और 1962 में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम NTCP की शुरुआत की। लेकिन इसमें खास सफलता नहीं मिली। राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को चरणबद्ध ढंग से लागू किया बाद में सरकार ने, और धीरे धीरे इस पे कंट्रोल करना शुरू किया। 2006 में पूरे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने फाइनेंस किया। DANA, IDA, आज IDGDA, ये सब संस्थाएं हैं जिसने क्या की, भारत को पैसे से मदद की कि भारत क्या करे, पैसे लगा के टीबी जैसी बीमारी को दूर कर सके। फिर राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम, नेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है। तो कैंसर को रोकने और जल्दी पता लगाने के लिए इलाज के उद्देश्य से 1975-76 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रत्येक वर्ष कैंसर के हमारे देश में कितने मामले आते हैं, 7 से 9 लाख लोग जो है कैंसर पीड़ित हो जाते हैं हमारे देश में, ठीक है। और करीब करीब भारत में हर साल 4 लाख मौतें होती हैं। ये जो है सरकारी आंकड़ा है, इससे कहीं मौतें ज्यादा होती हैं कैंसर से। देश में 40% कैंसर क्या होता है, सिर्फ तम्बाकू की वजह से होता है। माने तम्बाकू का इस्तेमाल करने की वजह से बहुत सारे लोग जो है 40% कैंसर उससे होता है और 60% कैंसर अन्य तरह का है।
तंबाकू जनित कैंसर मनुष्यों में आम है, जिसका असर फेफड़े पे होता है और मुंह के कैंसर पे। महिलाओं में सबसे अधिक जो कैंसर पाया जाता है वो गर्भ का कैंसर और स्किन कैंसर, 2 सामान्य कैंसर है जो महिलाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद खाद्य अपमिश्रित मिश्रण को रोकथाम कार्यक्रम, यानी फूड में जो लोग मिलावट करते हैं खाद्य में, तो उसके लिए सरकार ने कानून बनाया 1951 में, खाद्य अपमिश्रण रोकथाम अधिनियम, और उससे शुद्ध चीजें उपभोक्ताओं को मिल सके, इसके लिए कानून बना। फिर वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम, लोक स्वास्थ्य महत्व को रोगों जैसे मलेरिया है, फाइलेरिया है, काला ज्वर है, ये ऐसी बीमारियां, इंसेफ्लाइटिस है जो कि अपने उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत पाया जाता है। डेंगू डेंगू इधर 4-5 साल में बहुत ज्यादा कहर मचाया डेंगू ने। ठीक है, हर साल मतलब एक पर्टिकुलर समय होता है जब डेंगू जो है, जब ये बरसात खत्म होती है और जाड़े के बीच का जो जाड़ा शुरुआत होता है, इस बीच में डेंगू बहुत बुरी तरह से फैलता है। कई लोग तो डेंगू की वजह से मर भी जाते हैं, है ना। तो इसको रोकथाम करना। फिर रक्तस्रावी बुखार एक होता है, जो बुखार हो जाता है और आदमी के मुंह से ब्लीडिंग होती है। चिकनगुनिया, ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिसमें जान भी चली जाती है, तो इसको सरकार कंट्रोल करने का काम कर रही है। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यानी गंभीर मानसिक विकारों जैसे सीजोफ्रेनिया क्या होता है, इंसान क्या होता है, मानसिक बीमारी है, इसमें कल्पना में चला जाता है और कल्पना का जीवन जीने लगता है और अपनी आत्महत्या तक कर लेता है कल्पना में जाकर। उसके बाद बाइपोलर विकार है, ऑर्गेनिक साइकोसिस, ठीक है, गहन अवसाद मतलब डिप्रेशन, जिसमें आजकल बहुत ज्यादा पाया जा रहा है समाज में कि लोग डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेस होने की वजह से अपना ही नुकसान कर लेते हैं। 1000 की जनसंख्या में से आज देखिएगा भारत में, तो ये सरकारी आंकड़ा है कि 1000 में से 20 लोग जो है क्या है, मानसिक रूप से बीमार है, इनको पता ही नहीं होता कि हम खुद मानसिक रूप से बीमार हैं। तो इस जनसंख्या के लिए निरंतर इलाज व नियमित ध्यान देने की आवश्यकता है। 1982 में सरकार ने एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम निर्धारित किया और इसे जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम देश में 121 जिले में चलाया गया। 75 सरकारी मेडिकल कॉलेज में और 26 मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया गया। देश में, हमारे देश में करीब, ये पुराना आंकड़ा है, अब इससे ज्यादा है, 26 मानसिक अस्पताल हैं देश में, जिसमें सबसे बड़ा अस्पताल जो मानसिक अस्पताल है वो आपका कहाँ है, रांची में, काके। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इसके बाद आता है नेशनल हेल्थ फंड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय आरोग्य निधि फंड का स्थापना किया 1997 में। अभी आपने वो देखा होगा, प्रधानमंत्री की एक स्वास्थ्य योजना आई है जिसमें 5 लाख तक का आप फ्री इलाज करा सकते हैं अगर आपके पास वो कार्ड है। वो कार्ड किस पे डिपेंड करता है, आपकी आर्थिक स्थिति पे। अगर आप अंत्योदय कार्ड, राशन कार्ड रखते हैं तो आपका वो कार्ड बन जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग हैं ऐसे रोगियों की वित्तीय सहायता देना, जो जानलेवा बीमारियों से पीड़ित है और वो उसका कार्ड का लाभ लेते हैं, फाइनेंस करती है गवर्नमेंट और इलाज उनका होता है बढ़िया अस्पतालों में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उसके अलावा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया, तो ये 2005 से 2012 तक काम किया, जिसमें 18 राज्य इसमें शामिल थे हैं। उनकी अवसंरचना में जन स्वास्थ्य सूचक चिन्ह है। उन राज्यों में विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए समस्त देश की ग्रामीण जनसंख्या के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इसको प्रोत्साहित किया गया। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना, ये प्रेग्नेंट औरत की देखभाल के लिए आई 2003 में। कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। कस्तूरबा गांधी कौन थी कस्तूरबा गांधी? समाज सेवक सेविका। कस्तूरबा गांधी प्रमुख कार्य, कस्तूरबा गांधी जी की क्या थी, पत्नी थी, हैं? पत्नी थी सर। हाँ, उनकी पत्नी थी। इसका प्रमुख कार्य प्रसव की देखभाल, देखरेख पर ध्यान रखना था कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनकी मतलब उनका गर्भ सही से क्या हो सके, बच्चा स्वस्थ पैदा हो सके। गर्भ विधि के दौरान जांच करते रहना, जिससे महिला की मृत्यु ना हो, या सेवा प्रबंधकों और गर्भवती महिलाओं के बीच प्रभावी संपर्क बनाने, प्रसव कराने और महिलाओं के साथ साथ प्रसव केंद्रों तक जाने, मदद करने और सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने के ऊपर। ठीक, अब जनसंख्या और संतुलित आहार, अगर ये पूरा नहीं हो पाएगा तो ये एक अगली क्लास में पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि टाइम सर ये असाइनमेंट में भी लिख सकते हैं, अगर है तो आप लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा है तो, ठीक है। जनसंख्या व संतुलित आहार नीति, डाइट मतलब जो हम खा रहे हैं वो इतना संतुलित कि हम बीमार ही ना पड़े। तो संतुलित आहार की एक परिभाषा है कि संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व, मतलब जितने भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, फैट भी
जरूरी है, क्योंकि फैट एक समय में हमको एनर्जी देने का काम करता है। आपको मालूम है सबसे अधिक एनर्जी किस आहार से मिलती है और सबसे जल्दी? चावल से। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो कि तुरंत आपको एनर्जी देता है। यानी कि अगर और कोई फूड अगर आपको देर में एनर्जी देगा, पचेगा, चावल अगर आप ले ले तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी चावल खाने से। चावल सबसे वसा में भी होता है सर, हाँ वसा में हाँ वसा में होता है, फैट में, लेकिन फैट से बढ़िया है कि आप चावल थोड़ा सा ले ले और जल्दी पक भी जाता है आसानी से, कम समय में तैयार हो जाता है। तो ये आपके लिए अच्छा आहार हो सकता है। लेकिन संतुलित आहार तब होगा जब उसमें सभी विटामिन हो, सभी मिनरल हो, प्रोटीन हो, और तब वो संतुलित कहा जाएगा। और संतुलित कब होता है? व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग। जैसे अगर सपोज करिए कि कोई स्पोर्ट्समैन है, तो उसके शरीर की जो खाने की डिमांड होती है वो हम लोग आम आदमियों से ज्यादा होती है, तो उसको उस तरह का खाना चाहिए। स्पोर्ट्समैन को अलग खाना चाहिए, हम लोगों को अलग खाना चाहिए। जो लोग कुर्सी में बैठ के काम करते हैं उनको कम खाना चाहिए, पौष्टिक चाहिए। आयु के पे भी डिपेंड करता है। एक बच्चे की जो डाइट होगी वो बड़े से अलग होगी। वजन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी बहुत हेल्दी है तो उसको ज्यादा खाना चाहिए, अगर कम देंगे तो बीमार हो जाएगा। क्रियाशीलता पे भी डिपेंड करता है। जिनकी बहुत ज्यादा वर्किंग है, जैसे लेबर क्लास का आदमी है जो शरीर से काम करता है, मेहनत कर रहा है, उसकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अवस्था पे भी डिपेंड करता है। अगर आदमी आदमी एजेड है बहुत ज्यादा तो उसकी डाइट बहुत कम होती है, 2 रोटी 1 रोटी की इतनी ही डाइट होती है। आज के अनुसार उचित मात्रा में अगर हम उसे भोजन दे रहे हैं तो वो संतुलित, ठीक है। लेकिन हम बूढ़े व्यक्ति को 4-5 रोटी खिला दें तो पता चलेगा वो बीमार हो जाएगा, पचा ही नहीं पाएगा। तो संतुलित आहार का क्या मतलब है? जो डिपेंड करता है हमारी शरीर की मांग, आयु, वजन, क्रियाशीलता और अवस्था, ठीक है। उस हिसाब से डाइट अगर हम दे रहे हैं तो संतुलित। और संतुलित आहार में आती क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमको हर एक चीज में मिलता है। दुनिया मतलब ऐसा खाना नहीं है जिससे कार्बोहाइड्रेट ना मिलता हो। और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और ताकत उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति को अधिक परिश्रम करते हैं उनके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट हमें आसानी से आलू में मिल जाएगा, चावल में मिल जाएगा, अनाज जितने हैं सब में मिलेगा, जौ, मक्का, अरारोट, सलजम, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। शर्करा हमें शहद, अंगूर, गन्ना, चुकंदर, जैम, फल, ग्लूकोज इत्यादि से हमें शुगर मिल जाती है। शुगर भी हमको जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट की अधिकता, अगर हम अधिक कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हम मोटे होंगे, और मोटापे से संबंधित रोग जैसे शुगर वगैरह हमको हो सकता है। यानी हमें लेना है लेकिन इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना कि हम बीमार हो जाए। कार्बोहाइड्रेट देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रित रूप अगर हम लेते हैं तो वो हम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन भी, है। ऑक्सीजन भी होता है। हाँ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी इसमें लिखा था ना सर, हाँ हाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 चीजें। फिर आती बात प्रोटीन की। तो प्रोटीन हमें दालों से मिलता है सबसे आसानी से और सबसे सुलभ, सबसे सस्ती, ठीक है। इसके अलावा अंडे से, दूध से प्रोटीन मिलता ही है। 1938 में बेजिलियस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का सुझाव दिया था। 1939 में डच रासायनिक थे गोरार्ड मुल्डर, उन्होंने कोशिकाओं में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त यौगिकों के लिए प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। देखिए प्रोटीन कैंसर पैदा करने का भी कारण है। प्रोटीन से कैंसर भी होता है, लेकिन वो अनवांटेड प्रोटीन जो शरीर को नहीं चाहिए, अगर वो प्रोटीन शरीर में बन जाए तो आपको कैंसर हो जाएगा। लेकिन प्रोटीन हमारे लिए आवश्यक भी है, बिना प्रोटीन के हमारे शरीर का विकास नहीं हो सकता। तो प्रोटीन जो शब्द है वो प्री इम्यूनिट ऑफ फर्स्ट, यानी प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला, किस चीज में? इम्यूनिटी में। प्रोटीन जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ है। मतलब हमारा जो डीएनए है जीव द्रव्य, उसका मेन कारण क्या है? प्रोटीन है। इसलिए इसे जीवन की आधारशिला की संज्ञा दी गई। एंजाइम्स जो कि प्रोटीन से बने होते हैं, जितने भी एंजाइम हमारे शरीर में बने होते हैं सब किसी न किसी प्रोटीन से बने होते हैं। और एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं? कोशिकाओं में। तो रासायनिक तथा भौतिक गतिविधियों से